मेरे ख्याल से आप लोग जॉय घोष, बेटे मैंने पहला भेजा नहीं था क्या? पहला तो मैंने उस पे ग्रुप पे शेयर कर दिया था, जो टेलीग्राम का ग्रुप है। टेलीग्राम का जो ग्रुप है बेटे, उस पे शेयर कर दिया था मैंने। अभी तक यदि आपको बुक नहीं मिली है तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर तो कर दिया था। एक बार ज़रा मैं देख लेता हूँ, रुक जाइए। बुक्स मिल गई बेटे आपको, जॉय घोष? टेलीग्राम पे बेटे शेयर किया हुआ है मैंने। आप शायद बाद में जुड़े होंगे ना, शायद इसलिए नहीं होगा। एक बार दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ, रुक जाइए। दोबारा कर देता हूँ, रुक जाइए। ये देखो मैंने शेयर कर दिए बेटे। अच्छा, मिल गई आपको? आपको भी मिल जाएंगी बेटे इमरान, जल्दी से जल्दी मिल जाएंगी बुक्स मुझे लगता है। अब थोड़ा दूर होगा तो या ये रीज़न है, बाकी तो उनको जैसे इन्होंने बताया कि मिल गई है, मिल जाएंगी आपको भी जल्दी में ही। चलो बेटे, तो ये वाला पार्ट तो हमने कवर कर ही लिया। ठीक है बेटे, अब ना हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या नाम है, कृष्णा है और शिवम है और रोहन। आपका तो ये फर्स्ट यूनिट ओवर हो गया है ना? फर्स्ट यूनिट हमारी फर्स्ट चैप्टर की ओवर हो गई है। और जॉय घोष एक क्लास इसकी बची है। मोहम्मद इमरान जी, ये भी एक क्लास बची है इसकी भी। इसकी भी एक ही क्लास बची है ना? इसी जो आपका फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे पिछली उसमें, पिछले वीक में, तो आप लोग एक क्लास देख लोगे, मैं आगे चलूँ? बताओ बेटे, जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक लेक्चर इन बच्चों का हो गया है, बाकी तो अब सब एक साथ ही चलेंगे। थोड़ा ऐसा है ना कि बच्चे आते हैं एक वीक में, फिर हम उसको इसी वाले बैच के साथ मर्ज कर देते हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो देख सकते हैं आप लोग ना? बोलो बेटे, जॉय घोष और कौन थे जो लास्ट वीक में अलग क्लास चल रही थी आपकी? और इमरान, एक लेक्चर बचा है उस यूनिट का, बाकी तो लगभग मैंने सारा करा दिया, एक लेक्चर बचा है बस। तो वो एक लेक्चर, लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। बताओ बेटे, जल्दी बताओ, फिर उसके बाद ना मुझे ये वाला यूनिट शुरू करनी है। एक लेक्चर बचा है क्योंकि मेजर पोर्शन तो हमने कवर कर लिया। जो आपका ऐप है ना, आप टॉपर्स क्लासेस का ऐप नहीं है जहाँ पर क्लासें अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर होंगी। नहीं होगी तो मैं अलग से बता दूंगा आपको, अलग से ऐड हो गए होंगे शायद आप। तो यही बात है, बाकी एक ही लेक्चर बचा है, बाकी तो हम करेंगे यहाँ से, है ना बेटे? यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये भी कर लेंगे और आप लोग भी कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिट नंबर 2 से शुरू करते हैं। मैं नंबरिंग डलवा दूंगा, है ना? आप मुझे, मैं नंबरिंग डलवा दूंगा कि ये लास्ट लेक्चर होगा, ये कौन सा लेक्चर होगा, वो देख लेना बस, फिर मैं देख कर बता दूंगा आपको। ऐसे कर लेना, बाकी रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर भी लिया होगा। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इसकी यूनिट नंबर 2 पर आते हैं हम, इसकी यूनिट नंबर 2 पर बात करते हैं, इसकी यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, है ना बेटे? इसकी यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 2 इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर हम एक बढ़िया दमदार चैप्टर करेंगे और वो चैप्टर होगा डिमांड। फिर डिमांड की बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, सबसे पहले हमें देखेंगे कि प्रॉब्लम किसकी वजह से आती हैं। इन बेसिक प्रॉब्लम, जो यहाँ पर आप हेडिंग देख पा रहे हैं ना बेटे, जो आप लोग यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स को आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, प्रॉब्लम्स के पीछे क्या रीज़न होगा? रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, स्केर्स रिसोर्सेज का होना, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, इंडिविजुअल लेवल पर हो
मतलब इंडिविजुअल बायर के लेवल पर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लेवल पर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस वो क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज की वजह से वो क्रिएट होती है। वो इंडिविजुअल वाली प्रॉब्लम हो, बायर वाली प्रॉब्लम हो, प्रोड्यूसर वाली प्रॉब्लम हो, कंपनी की प्रॉब्लम हो, सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, या आप बात करें कंट्री में प्रॉब्लम हो, तो वो बेसिकली किसकी वजह से आती है, फैमिली में प्रॉब्लम हो। वैसे तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा। तो फैमिली में भी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम्स के पीछे क्या कारण होता है, प्रॉब्लम्स के पीछे कारण होता है रिसोर्सेज का स्केर्स होना, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, या लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम आती है, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस उन्हीं की बात हम यहाँ पर करेंगे। देयर रिसोर्सेज, ये आप जानते हैं, नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैन मेड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मनी एंड टाइम। वैसे तो चार चीज़ें होती हैं मेनली, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। बस इन्हीं को, इन चार चीज़ों को इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया। नेचुरल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मैन मेड कैपिटल गुड्स जिसको हम मशीन कह सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स, मैंने बताया भी था, अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हम गुड्स खरीदते हैं एज ए कंज्यूमर, वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स होते हैं। मनी एंड टाइम, टाइम भी तो एक रिसोर्स है ना, और मनी भी एक रिसोर्स है जिसको कैपिटल कह सकते हैं, आर लिमिटेड एंड दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई है, तो हम जानते हैं, यूनिट 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब कुछ एग्जांपल ले लिए, जैसे कोल है, कोल का क्या यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कोल कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया, फ्यूल के रूप में भी कोल का यूज़ कर सकते हैं, और घर में जो डोमेस्टिक पर्पस से भी, कुकिंग पर्पस से हम कोल का यूज़ कर सकते हैं, खाना वाना बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जा सकता है। आप इंडस्ट्री, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पर कोल का ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्शन करने के लिए। आगे, सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। तो बेटे मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ, जो ये बात तो आप लोगों को, हम लोगों को सबको मालूम है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, आप ये ना लिखकर सिंपली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप कहें, ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे प्रोडक्टिव या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं इनको, या बेटे इनको इनपुट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे हमेशा लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं वांट्स के कंपैरिजन में। तो यदि हमारे पास एक रिसोर्स है कोल, कोल हमारा नेचुरल रिसोर्स है, कोल हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज का फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने के लिए, कुकिंग पर्पस से यूज़ किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आगे, ऐसे ही जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब स्पेशली मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है मनी, पैसा, कैपिटल, कैपिटल या पैसे की भी तो स्कैरसिटी होती है ना बेटे, पैसे की भी क्या होती है, स्कैरसिटी होती है। उसके भी हम मल्टीपल यूज़ ढूंढ सकते हैं, मल्टीपल जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, और कमी भी होती है और मल्टीपल यूजेस भी होते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई कि देखिए जो रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, वो लिमिटेड होते हैं और उनके मैनी यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इसी वजह से हमें क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। भूल तो नहीं गए आप कि रिसोर्सेज हमारे स्केर्स होंगे रिलेटिवली या लिमिटेड होंगे, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे। इसी वजह से ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, इसी वजह से हमें डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने कहा भूल तो नहीं गए बेटे आप लोग इस बात को। आगे देखो एक और बात, इफ दी रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, यदि रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, people would be able to satisfy all their wants and there would be no economic problem। यदि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद होगा, रिसोर्सेज यदि हमारे अनलिमिटेड होंगे
तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। जो चाहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा, जो भी चाहिए वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। तो फिर सोचने की, डिसीजन मेकिंग की कोई प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर ज़रूरत ही नहीं होगी कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्रिएट होने के पीछे क्या रीज़न है? रिसोर्सेज का कम होना, वांट्स का अनलिमिटेड होना। समझ गए? वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऑल्टरनेटिवली इफ अ रिसोर्स हैज ओनली अ सिंगल यूज देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। ये मैंने बताया था एग्जाम्पल, या खाली एक पेन होगा और मुझे मालूम है इस पेन का मैं केवल ऑनलाइन क्लास में यूज़ कर सकता हूँ, ऑफलाइन क्लास में यूज़ कर सकता हूँ, इसका क्लास के अलावा कोई और यूज़ नहीं है, तो क्या मुझे डेली डेली सोचना पड़ेगा कि इस पेन का मैं कहाँ इस्तेमाल, कहाँ यूज़ करूँ? नहीं सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली इफ अ रिसोर्स हैज़ ओनली अ सिंगल यूज देन ऑल्सो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। आगे, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने पिछली क्लासेस में भी जिक्र करा था, जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो 3 टाइप की होगी, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और एक आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जो इंडिया है। चाइना सोशलिस्ट इकोनॉमी है और यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसका मतलब एवरी इकोनॉमिक सिस्टम या एवरी इकोनॉमी, बी इट कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, हैज टू डील विद दिस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू दी वांट्स फॉर देम। मैंने केस स्टडी यूनिट 1 में बताया था कि आपके फादर ने 2500 रुपये आपको दिए 12th क्लास क्लियर करने के बाद, तो आपको मैंने उस केस स्टडी में 4 ऑप्शंस बताए थे, तो आप चाहते तो चारों ऑप्शंस यूज़ करते, लेकिन 4 ऑप्शंस के लिए आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब जितना पैसा चाहिए सभी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उतना पैसा हमारे पास, उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। अब ये चॉइस हमें हर जगह करनी पड़ेगी। यदि हम कंट्री हैं तब भी चॉइस करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल बायर हैं तब भी चॉइस करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल सेलर हैं तब भी चॉइस करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल कंपनी है तब भी चॉइस करनी पड़ेगी, एक सोसाइटी है वहाँ भी ऐसा होगा, एक कंट्री है वहाँ भी ऐसा होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यहाँ पर एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। मैंने इकोनॉमी के बारे में पहले बताया भी था, इकोनॉमी का मतलब है जोग्राफिकल एरिया। जैसे इंडियन इकोनॉमी एक दायरा है, उसको इकोनॉमी कहा जाता है। जिस इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, जिस दायरे में, जिस जोग्राफिकल एरिया में क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, सेविंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, वो इकोनॉमी होगा। अब और प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो एरिया ही इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम होगा। और वो एरिया 3 टाइप का होगा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। इसका मतलब तीनों टाइप की इकोनॉमी में प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी, और प्रॉब्लम होने के पीछे क्या रीज़न है? रिसोर्सेज का कम होना, वांट्स का अनलिमिटेड होना। इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है इकोनॉमी के लेवल पर भी, इकोनॉमी के लेवल पर भी, कंट्री के लेवल पर भी। इसी वजह से इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स का नाम दिया गया। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर ऑल्सो रेफर्ड एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। मेरे ख्याल से इस बात को आप सब एग्री करते हैं। आगे देखिएगा, दिस इज जनरली कॉल्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ गए? और ये 4 टाइप की होती हैं। इसमें से हमने 2 तो पहले ही पढ़ ली हैं, है ना, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर ऑल्सो रेफर्ड एज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या बनाएं? व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस, फोर्थ what provisions if any are to be made for economic growth। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 4 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। और उसके बाद व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बात बताइए, चलो 3 तो आप समझते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस बताइए। क्या हाउ टू प्रोड्यूस मैंने बताया था? यदि आपको याद होगा,
डिसीजन मेकिंग के मैंने एग्जांपल्स बताए थे, शट डाउन करें, कंटिन्यू करें, न्यू प्रोडक्ट कब लॉन्च करें, ऑप्टिमम आउटपुट कितना बनाएं, इसके बाद प्रोडक्शन मेथड की बात मैंने करी थी, याद आ रहा है? बेसिकली दो मेथड होंगे प्रोडक्शन करने के पर्पज से, एक होगा हमारा क्या, एक होगा मशीन ओरिएंटेड या कैपिटल ओरिएंटेड मेथड, और दूसरा होगा लेबर इंटेंसिव या लेबर ओरिएंटेड मेथड। मशीन या कैपिटल इंटेंसिव मेथड का कहां यूज होगा, वहां यूज होगा या तो हम कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री में। कहां पर यूज होगा, डेवलप कंट्री में, डेवलप कंट्री में, या हम कह सकते हैं उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज के पास कैपिटल सरप्लस है। कैपिटल क्या है, बेसिकली कैपिटल सरप्लस है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब वो कंट्रीज क्या करती हैं, वो कंट्रीज प्रोडक्शन के लिए कैपिटल इंटेंसिव मेथड या मशीन इंटेंसिव या मशीन ओरिएंटेड मेथड का यूज करेंगी। और जिन कंट्रीज के पास कैपिटल पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, सरप्लस की तो बहुत बड़ी बात हो गई, आगे की बात होगी, कैपिटल ही नहीं है उनके पास सफिशिएंट, तो उन कंट्रीज को, उन इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करेंगे। सही है ना? और ये मेथड हम किस लिए यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा फोकस होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट यदि कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। और आप लोगों ने भी, साहिल गुप्ता बेटे अब कोई क्लास मिस मत करना मेरे प्यारे बच्चे, है ना? अभी मैंने स्टार्टिंग की है, थोड़ा लेट हो गया आप, लेकिन 2 बजे का टाइम है, आगे से ध्यान रखना, है ना बेटे? देखिए ना, मैं बड़ा मतलब कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा तरीके से एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करते हुए प्यार से बहुत बढ़िया तरीके से बताऊँगा। फिर भी यदि कोई कमी नज़र आती हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आ जाऊँगा, ठीक है? नहीं, लेकिन आपका टाइम चाहिए मुझे, मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ तो आप लोगों का भी टाइम चाहिए मुझे, ठीक है? नहीं, चलो तैयार है ना सब लोग? अभी धीरे धीरे आप देखोगे ना, जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें डेली बेसिस पर क्या करूँगा, MCQs भी शेयर करूँगा। जैसे जून वाले बच्चे हैं उनको मैंने 20 MCQ लगभग, अभी आज कल तक मैंने 220 MCQ शेयर कर दिए, नहीं 220 MCQ शेयर कर दिया। तो मुझे लगता है ऐसे ही मैं लगभग सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 1000 MCQ तो केवल टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर करके उनको करवा दूंगा सॉल्व। तो आप लोगों के लिए भी ऐसा करूंगा, लेकिन अभी आपका टाइम क्या है, अभी टाइम थोड़ा दूर है, ठीक है? अभी इसीलिए नहीं कर रहा, थोड़ा एक सेटलमेंट हो जाने दीजिए, थोड़ा चीज़ों को सेटल डाउन हो जाने चाहिए दीजिए, फिर उसके बाद मैं आप वाले टेलीग्राम ग्रुप पर भी क्या करूँगा, डेली बेसिस पर MCQs शेयर करूँगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है ना, इस वजह से नहीं कर रहा। तो बेसिकली कितनी टाइप की प्रॉब्लम है, 4 टाइप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे क्या रीज़न है, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, रिसोर्सेज की जो स्कैरसिटी होना, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं इकोनॉमी में, हर तरीके की इकोनॉमी में, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो। और इन्हीं को बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहा जा सकता है, या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हैं। ये 4 टाइप की होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हेन टू प्रोड्यूस इसमें नहीं आएगा, वो मैंने गलती से बोल दिया। व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 4 टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो ये तो समझ में आता है। अभी मैंने 2 चीज़ें बता दी, अभी डिटेल में हम आगे समझेंगे भी। 2 चीज़ें बताई कि भाई 2 मेथड होंगे हमारे यहाँ पर, और मेथड चूज करने से क्या फ़ायदा होगा, मेथड वो वाला चूज करेंगे जिस मेथड को चूज करके प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है? कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और हमारे पास उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल होंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू समझ लीजिए। 2 चीज़ें हो गई। आगे तीसरा, किसके लिए बनाएंगे। अब देखिए 2 बातें हैं,
अब एक सोसाइटी में, एक कंट्री में छोटे बच्चे भी होते हैं, उनसे बड़े बच्चे भी होते हैं, और बड़े लोग भी होते हैं, फिर बुजुर्ग लोग भी होते हैं। तो इसका मतलब हम जो सोसाइटी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, क्या बोला मैंने, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम कैटेगराइज कर देंगे, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक एनालिसिस। जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक एनालिसिस। यहाँ आपके इकोनॉमिक्स में ये वर्ड नहीं यूज हुआ, इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक एनालिसिस। डेमोग्राफिक एनालिसिस का मतलब है टोटल पॉपुलेशन इज कैटेगराइज्ड, इज क्लासिफाइड इनटू सेपरेट ग्रुप्स या कैटेगरीज। जैसे छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बड़े बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे बुजुर्ग लोगों को क्या चाहिए, स्पेक्स की उनको रिक्वायरमेंट होती है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ सर्विसेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बुजुर्ग लोगों को, स्पेक्स की, स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं ईयर मतलब ईयर वो जो मशीन होती है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। छोटे बच्चों को टॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो उनको जो क्रिकेट से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेशनरी, पेन, कॉपी, बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। समझ के, क्लोथ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है डेमोग्राफिक एनालिसिस। कैटेगराइज करने से क्या फ़ायदा होगा, एज ए प्रोड्यूसर हम फोकस कर सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर हम टारगेट कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो बुजुर्ग लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बड़े लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम अपने उनको पॉपुलेशन को क्या करके, सोसाइटी के पार्ट करके कि ये छोटे बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ये और बड़े हैं, और उसके बाद सबसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उसके हिसाब से ये काम हम करेंगे यहाँ पर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, या बड़े लोगों के लिए बनाएं, या बुजुर्ग लोगों के लिए बनाएं, तो ये तो करना पड़ेगा ना डिसाइड। जिसके लिए भी हम बनाएंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, वैरायटी अलग अलग होगी, और साथ के साथ उनको बनाने के लिए रिसोर्सेज भी अलग अलग होंगे या नहीं होंगे। यस। इसके बाद है नंबर 4। मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। नंबर 4 बेटे, नंबर 4, व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, क्या वो तुरंत यूज कर लेंगे? जवाब चाहिए अब मुझे आपसे। जो भी रिसोर्सेज हैं, जितना मैंने बताया वो समझ में आया नहीं आया, एक तो ये जवाब देना है। दूसरा, फोर्थ जो यहाँ पॉइंट है इसका जवाब देना है, वो ये कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं क्या उनको इमीडिएटली हम यूज़ कर लेंगे ताकि फ्यूचर में रिसोर्सेज बचे ना, फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ ही ना हो। ऐसा करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल या मैन मेड रिसोर्सेज हैं, उनका हम करंट पीरियड में यूज़ कर लेंगे, या कुछ करंट पीरियड में करेंगे, कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे ताकि फ्यूचर में भी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके? बताइए क्या करेंगे? जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैन मेड रिसोर्सेज हैं, उनका अभी तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे या फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा कर रखेंगे? जल्दी बोलिए। फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे या तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे? जल्दी बताइए प्लीज़। फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे या तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे? बोलो बेटे। फ्यूचर के लिए भी रिटेन करेंगे। हाँ जी बेटे। नो सर, फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएंगे। हाँ बेटे। नो सर, फ्यूचर के लिए भी बचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप भी बताओ बेटे, सब बच्चे पार्टिसिपेट किया करो प्लीज़, है ना? तो बिल्कुल सही बात है, यही देखना है। व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यही डिसाइड करना है हमें इसमें। लास्ट पॉइंट में, लास्ट प्रॉब्लम में इसी चीज़ को सॉल्व करना है कि फ्यूचर के लिए कितना बचाएं और अभी कितना यूज़ करें। ऐसा ही तो फैमिली में होता है। जितना पैसा एक महीने में सैलरी के रूप में हमारे पेरेंट्स को मिलता है, या बिजनेस के रूप में जितना प्रॉफिट हम कमाते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स को जितनी भी इनकम होती है, क्या सारी इनकम वो खर्च कर देते हैं या कुछ जमा भी करते हैं, कुछ सेव करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं और कुछ खर्चा कर देते हैं? ऐसे ही होगा यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है ना। फ्यूचर में क्या हो जाए उसका सही से पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ अभी हम यूज़ करते हैं और कुछ फ्यूचर के लिए भी सेव कर लेते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल फिनोमिना है, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो क्या मैंने बताया, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, उनको बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है। वो 4 टाइप की होती हैं।
पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, दो मेथड है, तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस, चौथा व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है या बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी किस वजह से क्रिएट होती हैं? रिसोर्सेज का कम होना, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होना, और उनके जो यूजेस हैं, उनकी जो रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो मल्टीपल यूजेस हैं और उनकी कमी है, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं इकोनॉमी के लेवल पर। इकोनॉमी कितनी टाइप की होती हैं? इकोनॉमी को ही कहा जा सकता है इकोनॉमिक सिस्टम। और मैंने यूनिट 1 में सिंपली आम आदमी की भाषा में इकोनॉमी का मतलब बताया था, जोग्राफिकल एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया में हम प्रोडक्शन करते हैं एज ए प्रोड्यूसर, कंजम्पशन करते हैं एज ए कंज्यूमर, और हम सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं जिस पर्टिकुलर एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में, उसी को इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। और वो 3 टाइप की होंगी, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। बात समझ पा रहे हैं? चलिए बेटे, बहुत नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, क्या बनाएं? जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, या जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम वो प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जो मार्केट में आसानी से सेल हो सकता है, जिसको बनाने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसको बनाने की कॉस्ट भी कम आ रही है, जिसको बनाने से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। और बाकियों को क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उसमें प्रॉफिट है नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, डिमांड नहीं है। समझ गया नहीं? या बनाने के रिसोर्सेज हमारे पास, मशीन वगैरह, इनपुट वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें कोई नई बात या कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सर डिसीजन प्रॉब्लम्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक ही बात है ये, या फिर सर कुछ डिफरेंस है? नहीं बेटे, नॉर्मली वैसे तो डिसीजन प्रॉब्लम का जो दायरा है वो ब्रॉडर दायरा है, डिसीजन प्रॉब्लम्स का जो दायरा है वो ब्रॉडर दायरा है, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम का दायरा लिमिटेड है। हालांकि यदि हम लेमैन की टर्म्स में बात करें, रोहन गोयल पूछ रहे हैं, सब बच्चे एक बार ध्यान से सुनिए इनके क्वेश्चन को, क्या सर डिसीजन प्रॉब्लम्स और सेंट्रल प्रॉब्लम्स दो अलग अलग हैं या एक ही बात है? मैंने 2 वर्ड यूज़ करे, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। मैंने डिसीजन प्रॉब्लम वर्ड यूज़ नहीं करा, इसका मतलब दोनों चीज़ें ये अलग अलग हैं। अब मैं आम आदमी की भाषा में बात करूं तो जो डिसीजन प्रॉब्लम है वो उनका दायरा बड़ा है। उनका दायरा क्या है? बड़ा है। कौन सा रॉ मटेरियल मैं परचेज करूं, ऐसा मैंने बताया था यदि आपको याद है तो। कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करूं, किस सप्लायर से परचेज करूं, कितनी क्वांटिटी परचेज करूं, ये भी तो डिसीजन ही प्रॉब्लम है। लेकिन बेटे ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी नहीं है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेमैन के टर्म्स में बराबर मानी जा सकती है, लेकिन हमें लेमैन के टर्म्स में थोड़ी पढ़ना है इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में पढ़ना है, इसलिए डिसीजन प्रॉब्लम्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी कही जाएंगी, 2 वर्ड यूज करने हैं बस। ठीक है बेटे रोहन, बाकी बच्चे भी सब समझ गए? ऐसे पूछते रहिए, बीच बीच में जो भी डाउट आता है पूछते रहिए, और ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड, ध्यान से देखिएगा प्लीज, आ जाइए। सिंस, चूंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड। वैसे तो मैंने बता दिया कि हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसको बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसकी कॉस्ट कम आ रही है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी क्यों बनाएंगे फालतू फंड में। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड और सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड, एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड वेदर मोर गन्स। ये तो नॉर्मल से एक एग्जाम्पल दे दिया कि हम इकोनॉमी डिसाइड करेगी क्या हमें बंदूक बनानी चाहिए या ब्रेड या बटर बनाना चाहिए, ये डिसाइड करेंगे, है ना, कि ज़्यादा क्या बनाना चाहिए। अरे भाई जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो बनाएंगे ना, जिसकी डिमांड कम है वो क्यों बनाएंगे? नॉर्मल सी बात है, जिसको बनाने से जिसकी डिमांड ज़्यादा है और उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, बनाने की कॉस्ट भी कम आ रही है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो उसको बनाएंगे, बाकियों को क्यों बनाएंगे? नॉर्मल सी बात है। आगे हम कंज्यूमर गुड्स भी बना सकते हैं यदि उनकी ज़्यादा डिमांड है, मशीन की ज़्यादा डिमांड है, दैट इज़ कैपिटल गुड्स की, तो उनको ज़्यादा बनाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना होगा, उसके हिसाब से ही हमें सप्लाई करनी होगी, ताकि शॉर्टेज भी ना रहे
और सरप्लस भी ना रहे। सही है ना, ये बात है। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई, बहुत ही नॉर्मल बात है। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा मैंने बताया, जो जो मैं बातें बता रहा हूं एक एक बात को ध्यान से सुनना है आप सभी को और माइंड में फीड कर लेना है, ठीक है। बस इस चैप्टर में नोट्स मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जैसे ही यूनिट नंबर 1-2 हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद हम चैप्टर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, वहाँ मैं नोट्स वगैरह सब मेंटेन कराऊंगा, देखना आप। अब अभी मैंने बता भी दिया कैसे बनाएंगे। दो मेथड है हमारे पास, एक लेबर इंटेंसिव मेथड और एक है कैपिटल इंटेंसिव मेथड, जिसको मशीन इंटेंसिव मेथड भी कहा जा सकता है या टेक्निक्स भी हम कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ वर्ड आएगा, देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, एक सेकेंड रुक जाना, क्या हैंग हो गया ये देखिए, देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। कौन सा मेथड चूज करेंगे, कौन सी टेक्निक चूज करेंगे? हम वो टेक्निक चूज करेंगे जिस टेक्निक को चूज करके कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, सही है। लेकिन मैंने MCQs को ध्यान में रखते हुए आपको बता दिया, आई थिंक आज एक बार बताया, उससे पहले पिछली क्लासेस में बताया, फिर एक बार और बता देता हूँ क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा डेवलप्ड कंट्रीज में नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज होगा, लेकिन MCQ में डेवलप कंट्री भी लिखा हुआ है और सरप्लस कैपिटल कंट्री भी लिखा हुआ है, सरप्लस कैपिटल कंट्री भी लिखा हुआ है। तो उस केस में मशीन इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या मेथड सरप्लस कैपिटल कंट्री में यूज होगा। यदि सरप्लस कैपिटल कंट्री का ऑप्शन नहीं है, डेवलप कंट्री लिखा हुआ है, डेवलपिंग लिखा है, अंडर डेवलप लिखा है, ऑल ऑफ दी अबव लिखा है, तो उस केस में डेवलप कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव मेथड का यूज होगा, ये मानते हुए कि वहां पर कैपिटल सरप्लस होगी। क्या ये बात जो मैंने अभी आपको बताई, क्या ये आपको समझ में आ गई? समझ रहे हैं? दो चीजों का फर्क है। हर क्वेश्चन को हमें उसके मेरिट के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में फॉर प्रॉफिट वी विल चूज कैपिटल इंटेंसिव बट फॉर सोशल पर्पस वी विल चूज लेबर इंटेंसिव। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, इसको हम आगे, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा भी आप कह सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर CA इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा ध्यान दिया है। उसने जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कह सकते हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए विल चूज कैपिटल इंटेंसिव बट फॉर सोशल पर्पस वी विल चूज लेबर इंटेंसिव। हालांकि ये बात उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, हालांकि ये बात उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जो मैंने बात आपको बताई, जो हमारे मॉड्यूल में लिखी हुई है, जो मैंने अपने बुक्स में भी प्रोवाइड की हुई है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि लेबर इंटेंसिव मेथड का हम वहाँ यूज़ करेंगे, दोनों मेथड को हम प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं दोनों मेथड को, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो मोहम्मद इमरान बेटे, ये जो आपकी बात है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं इनकरेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अप्रोप्रिएटली करेक्ट नहीं है ना। करेक्ट तो है लेकिन मोर करेक्ट नहीं है, मोस्ट करेक्ट नहीं है, ये बात है। तो जो मैंने बताया, जैसे क्योंकि चाहे यदि हम बात करें लेबर इंटेंसिव मेथड की, तो इसका हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कॉस्ट कम आए, और जो हमारे पास ज़्यादा लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इसलिए करते हैं। और यदि हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड की बात करें तो वहाँ लेबर होती नहीं है, कैपिटल ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होता है, तो मशीन्स के थ्रू सारा काम होता है ताकि कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। समझ गया नहीं? ये बात है। तो ये बात है, देखिए अब जैसे कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? हैंडलूम का भी यूज़ कर सकते हैं। हैंडलूम समझते हैं, जहाँ पर कपड़ा बनाया जा सकता है। हैंडलूम है हाथों के थ्रू, या पावर लूम के थ्रू कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक लूम के थ्रू। समझ गए? तो 3 ऑप्शंस हैं, तो हमें देखना होगा कौन से ऑप्शन से हमारी कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है या नहीं? प्रोडक्शन विद हैंडलूम्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर लेबर, प्रोडक्शन विद ऑटोमेटिक लूम इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मोर मशीन्स एंड कैपिटल। यदि ज़्यादा लेबर है, जहाँ पर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर लेबर की कोई कमी नहीं है, तो हम लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया में बात करें, इंडिया में लेबर की कोई कमी तो है नहीं,
सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की कोई कमी तो है नहीं, तो इसका मतलब इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन अभी भी लेबर के थ्रू होता है, ना कि मशीन्स के थ्रू। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में लगी हुई हैं, जिनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, वो ज़रूर मशीन्स का यूज़ करती हैं प्रोडक्शन के लिए। मेरे ख्याल से समझ गए। लेकिन हम यूएसए की बात करें, यूएसए एक कैपिटल सरप्लस कंट्री है, साथ के साथ डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पे मशीन्स का यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ लेबर यदि हम हायर करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, इस वजह से। A society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive techniques या capital intensive techniques. Likewise, all goods and services it has to decide whether to use labor intensive technique. मतलब ये तो मैंने कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस करने की बात कर दी, या कुछ भी काम करेंगे तो हम दो मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आगे, ऑब्वियसली द चॉइस वुड डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने ये भी कहा था, एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस। It is in the society's interest to use those techniques of production that will make the best use of available resources, ठीक है। तो वो बात जैसा मैंने कहा मोहम्मद इमरान शाह, वो बात उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, इनकरेक्ट तो नहीं है लेकिन मोस्ट करेक्ट नहीं है, तो इसलिए उसको स्किप करके यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक बात जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? जो मैंने रीड कराने से पहले वर्बली आपको समझाया वही तो लिखा हुआ है, और उतना प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखा भी नहीं है, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। क्या सब बच्चे समझ गए या नहीं? अब बढ़ते हैं आगे। किसके लिए बनाएं? सोसाइटी को भी हम अलग अलग पार्ट्स में बनाते हैं। देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन विद विच आ सोसाइटी हैज़ टू टेक इज फॉर होम इट शुड प्रोड्यूस। A society cannot satisfy each and every want of all the people। बिल्कुल सही बात है। क्या बेटे हम सभी लोगों की सारी इच्छाएं पूरा कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटे वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर्स होते हैं, वांट्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्केयर्स या लिमिटेड। देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड ऑन हु should get how much of the total output of goods and services, that is how the good and service should be distributed among the members of the society। मैं वही तो कह रहा था कि फैमिली में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बुजुर्ग लोग भी होते हैं, तो हम किसके लिए गुड्स बनाएं? जिसके लिए बनाएंगे, जिसको टारगेट रखेंगे उसके लिए बनाएंगे और उसी को डिलीवर कर देंगे, उसी को सेल कर देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। नहीं समझे? इन अदर वर्ड्स, इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें हमारा पोर्शन कितना है, हमें कितना मिलेगा, ये हम इस वाले सिचुएशन में, इस वाले पॉइंट में डिसाइड करेंगे। कितना दें या किसको कितना मिलेगा, ये डिसाइड हम फॉर होम टू प्रोड्यूस में करेंगे। क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई बेटे? जल्दी बताइए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रोविजंस इफ एनी शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सब कुछ आज ही कंज्यूम नहीं करेंगे, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे, नहीं तो फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिसाइड करेंगे। बताओ बेटे, सब बच्चे बताते रहिए, सब बच्चे बताइए बेटे। हाँ ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, बस उसी बात को ध्यान रखना है आपको, और वही लिखा हुआ है आगे। जैसा हमने बात की कि हम सब कुछ आज ही कंज्यूम नहीं करेंगे, हम फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करके रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में हम कुछ बचेगा नहीं, तो फ्यूचर में कैसे चलाएंगे चीज़ों को, कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करेंगे, मुश्किल हो जाएगी, है ना। अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज़, ओके बेटे थैंक यू, अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज़ ऑल इट्स स्केर्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। समझ गए? कोई भी सोसाइटी नहीं चाहती है कि जो भी उसके पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको आज ही अभी ही कंज्यूम कर लें, ऐसा कोई नहीं सोसाइटी चाहती है, ऐसे कोई कंट्री नहीं चाहती है। घर में भी हम ऐसा नहीं चाहते हैं, जितने भी हमारे पैसे हैं क्या सारे खर्च करना चाहते हैं आज ही? नहीं, कल के लिए भी बचा के रखेंगे, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे, है ना। इसीलिए सेव करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। बोलो बेटे, ऐसे ही कंट्री करेगी, क्योंकि लोगों से मिलकर ही तो कंट्री बनती है, लोगों से मिलकर ही तो सोसाइटी बनती है, लोगों से मिलकर ही तो इकोनॉमी बनती है। यदि हम इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा करते हैं तो हम सोसाइटी कंट्री के लेवल पर भी तो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? सारा तुरंत कंज्यूम नहीं करेंगे, सारा तुरंत खर्च नहीं करेंगे, रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज बिकॉज इफ इट यूजेज ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन नो प्रोविजन इट इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन।
सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। आगे, दिस implies that incomes or standards of living of the people would remain stagnant and in future levels of living may actually decline। कहने का मतलब है यदि हमने सारा आज ही कंज्यूम कर लिया, करंट कंजम्पशन कर लिया हमने, तो फ्यूचर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं होगा, डाउन हो जाएगा, ग्रोथ भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी या बढ़ेगी नहीं, ग्रो नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा होगा। देयरफॉर अ सोसाइटी हैज टू डिसाइड how much savings and investment of current consumption should be made for future progress। कितना अभी कंज्यूम करें और कितना फ्यूचर के लिए बचा के रखें, ये हमें एज ए सोसाइटी, एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंट्री डिसाइड करना पड़ेगा। तो समझ गए बेटे? क्या मैं सम अप करके आगे बढ़ूं? यस कर देता हूं, आप नहीं भी चाहते तब भी करूंगा मैं। सम अप ऐसे, कंक्लूजन ये, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, हालांकि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज कह सकते हैं। रिसोर्सेज हमेशा वांट्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्केर्स होते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंडिविजुअल लेवल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, है ना, और साथ के साथ सोसाइटी के लेवल पर भी होंगी, कंट्री के लेवल पर होंगी। इस यूनिट में हम कंट्री की प्रॉब्लम की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात, टोटलिटी की, सभी इंडिविजुअल की बात करेंगे, सभी प्रोड्यूसर की बात करेंगे, सभी कंज्यूमर की बात करेंगे, सभी कंपनीज की बात करेंगे, सभी लोगों की बात करेंगे, पूरी कंट्री की बात करेंगे। तो पूरी कंट्री में भी रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है और वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स या बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। इनको डिसीजन प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते हैं। एक बात आगे, इसमें कितनी होती हैं? 4। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बनाए भाई? जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो बनाएंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? या तो लेबर इंटेंसिव मेथड से फायदा है, कॉस्ट कम आ रही है तो वो बनाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कैपिटल इंटेंसिव से फायदा है तो वो यूज करेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद किसके लिए बनाएंगे? सोसाइटी को, कंट्री को हम क्या कर देते हैं? कैटेगराइज कर देते हैं, उनकी कैटेगरी बना देते हैं। छोटे बच्चों को टारगेट करना है तो छोटे बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, टॉयज़ वगैरह बनाएंगे। बड़े बच्चों पर फोकस करना है तो स्टेशनरी या जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें उनको बनाएंगे हम, या बड़े बुजुर्ग लोगों पर फोकस करना है तो स्टिक्स ज़्यादा बनाएंगे, स्पेक्स ज़्यादा बनाएंगे। बुजुर्ग लोग हेल्थ सर्विस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, तो हम हेल्थ सर्विस की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो हमें फोकस होकर काम करना पड़ेगा और हमें देखना होगा। और फॉर होम टू प्रोड्यूस के बाद है व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। करंट कंजम्पशन नहीं होगा, खाली हम कुछ अभी कंज्यूम करेंगे और कुछ फ्यूचर के लिए बचाकर रखेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर। समझ गए यार? समझ गए सब बच्चे? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? बोलो बेटे। अब बढ़ते हैं हम आगे। इकोनॉमिक सिस्टम, अभी जैसा मैंने बताया इकोनॉमिक सिस्टम को ही इकोनॉमी कहा जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम को ही इकोनॉमी कहा जाता है। समझ गए या नहीं? अच्छा बेटे जरा ध्यान दो। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी सोसाइटी। यहां पर दो चीजों पर फोकस किया है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस को ऑपरेट करना, ये सारी चीजें हम करते हैं जिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को ही इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। समझ गए? लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों पर ही फोकस किया है, एक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी वर्बली आपको बताया। तो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। समझ गया नहीं? ये जरूरत नहीं है सेंटेंस को रीड करने की। आगे, इट इंक्लूड्स वेरियस इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वो एक कंपनी भी हो सकती है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कंपनी वगैरह। तो इंडिविजुअल में दोनों चीज़ें आएंगी, कंज्यूमर भी आएगा, प्रोड्यूसर भी आएगा, और इंस्टीट्यूशन में कंपनी वगैरह आ जाएंगी। इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा इकोनॉमिक सिस्टम में।
क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कंट्री, जोग्राफिकल एरिया जिसमें सब लोगों को मिलाकर ही सिस्टम बनता है, इकोनॉमी बनती है। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बी सॉल्विंग देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। चलो खैर ये बात, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसमें सभी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो जान ली हमने, अब उनको सॉल्व भी तो करेंगे। 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, उनमें हर इकोनॉमिक सिस्टम में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी डिवाइड ऑल द इकोनॉमीज इनटू 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जब हम इकोनॉमीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो किसके बेस पर डिवाइड करते हैं ये ध्यान रखना। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर करते हैं, एक्सचेंज के बेस पर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रोल ऑफ गवर्नमेंट के बेस पर हम इकोनॉमीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसा मैं बताता हूँ, यदि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट की ही चलती है। यदि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की भी चलेगी और प्राइवेट सेक्टर की भी चलेगी पैरेलल, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे यहाँ पर यदि यहाँ इंडिया में पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करता है, और वो रूल्स रेगुलेशंस किसने बनाई है, गवर्नमेंट ने, है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ गई, ठीक है या नहीं। तो इसका मतलब हम इकोनॉमीज का क्या मतलब है, सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट। इकोनॉमी का क्या मतलब है, सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स, sum total of arrangements for the production and distribution of goods and services in a society। तो इकोनॉमिक सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, sum total of arrangements of production and distribution of goods and services in a, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो भी आपने इस अरेंजमेंट किया हुआ है, जो भी प्रबंध किया हुआ है, उसी को इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। मैंने तो बहुत लेमैन के टर्म्स में आपको बताया था, जोग्राफिकल एरिया जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, खर्च कर देते हैं, उसी को इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा बस इन्होंने 2 वर्ड पर ज़्यादा फोकस किया, वो है प्रोडक्शन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। और आपको मालूम है इकोनॉमी मतलब सब लोग आ जाएंगे, उसमें इंडिविजुअल भी आएंगे और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल्स का मतलब बायर और कंज्यूमर दोनों है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगी, और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आ जाएंगी, कंपनी वगैरह सब आगे। यदि हम इकोनॉमीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के पीछे क्या बेसिस है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा मैंने बताया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही छोटू सा होता है, लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक ठाक रोल होता है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सॉरी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें तो गवर्नमेंट की ही चलती है, किसी और की चलती ही नहीं है। नहीं समझे आप। तो सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का किस इकोनॉमी में होगा, किस इकोनॉमिक सिस्टम में होगा, सोशलिस्ट में। सबसे कम एक्चुअली होगा ही नहीं, एक तरीके से समझिए, सबसे कम या होगा ही नहीं है, एक तरीके से समझिए, वो होगा कैपिटलिस्ट। और मॉडरेट किस में होगा, मॉडरेट होगा मिक्स्ड इकोनॉमी में, जैसे इंडिया। समझ गया नहीं। तो हम इकोनॉमीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है, रोल विच देयर गवर्नमेंट्स प्ले इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन के बेस पर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए ना। यहाँ लिख भी दिया, दीज आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती। 30 सेकंड का टाइम देते हैं अपने आप को, और आप बताइए ज़रा, जितना मैंने अभी आपको बताया क्या सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई बेटे।
मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा ऐसे ही, सही रहेगा ना ये, ताकि कनेक्शन आपसे बना रहे। बताइए सब बच्चे बताओ बेटे, बहुत अच्छे बच्चे लगते हैं आप मुझे, इतनी सिंसेरिटी दिखा रहे हैं शुरू में, एंड तक सिंसेरिटी दिखाते रहना, ईमानदार बने रहना, ऑनेस्ट बने रहना अपनी स्टडी को लेकर, और आप देखना आप सीए इंटर में आ जाएंगे बेटे, समझ गए, सीए इंटर में आ जाएंगे, और फिर हम लोग आपको, भगवान लाल सर, मैं, राजीव सर, आपको सीए इंटर में भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे। चलो बेटे बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को कैपिटलिज्म भी कहेंगे। इसका एक फीचर तो मैंने बेटे पहले ही बता दिया। क्या बताया सर? मैंने पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा इसमें, बहुत कम होगा। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होगी जिसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होगा, इनफैक्ट नामात्र होगा, ठीक है। इसका मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, तो हम अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं करते रहेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो लीगल होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो भाई मैं एज ए प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करना चाहता हूँ प्रोड्यूस करूँगा, और एज ए कंज्यूमर जो मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ एज ए कंज्यूमर मैं कंज्यूम कर लूँगा, जो भी बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ वो शुरू कर दूंगा। बस मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस को चला के प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट कम से कम आए। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा एज ए कंज्यूमर कि मैं सस्ते रेट पर खरीद लूँ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, मतलब मेरा भी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, समझ गए? इसका मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का रोल एक्चुअली बहुत 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 ही कम होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगी। इसका मतलब हम फ्रीली होकर एज ए प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, कुछ भी एज ए कंज्यूमर कंज्यूम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, माइनिंग का, कंस्ट्रक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्री है, हमारे को फ्रीडम दी हुई है गवर्नमेंट ने कि आप जो चाहो वो करो, कि लीगल नहीं, इलीगल नहीं होना चाहिए, जो चाहो वो करो और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। आपको जो जगह खरीदनी है खरीद लो, लैंड खरीदनी है खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदो, जब बेचना है बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फ्री है, जाओ, फ्री मिल गया, फ्रीडम, जाओ, स्वतंत्र है आप, जो करना चाहते करते रहो, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। बोलो, इसका मतलब यहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसी वजह से यहां पर हम यदि कोई काम करेंगे तो कोई भी काम करने के पीछे लबो लबाब ये होगा कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। आप सीए आप लोगों ने इसलिए ज्वाइन की है ताकि आपका प्रॉफिट फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। आप पढ़ते हैं तो आपका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या मोटिव होगा हमारा? हमारा मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स इन कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म। इन शॉर्ट देखिए, कैपिटलिज्म दी प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम है। प्रीडोमिनेंट, सबसे पहले यही सिस्टम हुआ होता था, फिर उसके बाद आया सोशलिस्ट, और दोनों का मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले कौन सा सिस्टम होता था? सबसे पहले कौन सा सिस्टम होता था? प्रीडोमिनेंट का मतलब जिसका दबदबा था, जिसका दबदबा था, जो कंट्रोल करता था, दबदबा समझते हैं, वो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, या कैपिटलिज्म भी हम कह सकते हैं। तो कैपिटलिज्म द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी इज एन, ये क्या है? इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन owned and controlled by private individuals for the purpose of profit। अभी तो मैंने बोला देसी तरीके से, जो खरीदना है खरीद लो, जो बेचना है बेच दो, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए। जो खरीदना है खरीदो, जो बेचना है बेच दो, जो जिस बिजनेस को करना है करो, कंस्ट्रक्शन का करना है करो, माइनिंग का करना है करो,
सर्विस प्रोवाइड करने का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर लो, जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर लो, जैसे चाहो वैसे मैनेज कर लो, जैसे चाहो वैसे प्रॉपर्टी आप खरीद लो, लैंड बिल्डिंग जो भी है अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहो, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर, कीवर्ड है यहां पर, ओन एंड कंट्रोल। क्या गवर्नमेंट करेगी? नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट नहीं करेगी। कौन करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। किस लिए करेंगे? प्रॉफिट कमाने के लिए। इसीलिए इन शॉर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब, प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, मेन स्टीम है, मेन स्टे भी हम कह सकते हैं ऑफ कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि बेटे प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन और सर्विसेज रेंडर करेंगे और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि हमें फ्रीडम मिली हुई है कि हम लैंड बिल्डिंग खरीद सकते हैं, हम प्लांट मशीन कोई भी खरीद सकते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसको ओन कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, ओन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग आवर प्रॉफिट। ओके, आगे, डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस पर आएंगे इस सेंटेंस पर बाद में। आगे बेटे, आइडियली द गवर्नमेंट हैज, सर ऐसे तो प्राइवेट मोनोपोली होने का रिस्क है। हाँ बेटे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसके पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा पैसे होंगे बेटे, वो अपने तरीके से कंट्रोल करके क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। होता है बेटे ऐसे, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सर फिर क्या फायदा इसका यूज करना? बेटे ऐसा होता है, हर चीज का एक दो पहलू होते हैं, फायदा और नुकसान। इंडिया के लोगों को लगता है यार ये वाला सिस्टम सही नहीं है, इसलिए इंडिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम है ही नहीं। यूएसए वाले लोगों को लग रहा है कि कोई नहीं, ऐसा होने दो, ये तो सबको चांस मिल रहा है ना, यदि मोनोपोली बन रही है तो आप भी बनाओ अपनी। तो ये सिस्टम है, इसके कुछ फायदे भी तो है, इसके कुछ नुकसान भी है, जो हम आगे बात करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स की भी बात करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। आगे, आइडियली द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दिस सिस्टम। जैसे मैंने कहा बहुत कम रोल होता है, दैट इज लिमिटेड रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लिमिटेड रोल ऑफ द गवर्नमेंट। आगे एग्जाम्पल क्या है, एक और बात मैं बता देता हूं बेटे, कोई भी कंट्री आज के टाइम में प्योरली, या कोई भी इकोनॉमी आज के टाइम में प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं हो सकती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स किसी भी इकोनॉमी या कंट्री में अप्लाई हो जाते हैं, उसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। प्योर फॉर्म, एमसीक्यू आएगा, प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म आज के टाइम में, ग्लोबल टाइम में अवेलेबल नहीं है, मॉडर्न टाइम में अवेलेबल नहीं है। कोई भी ऐसी, सर ऐसे तो प्राइवेट, हाँ ठीक है वो तो मैंने डील कर लिया। इसका मतलब आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं हो सकती है। तो सर फिर क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं जब प्योरली नहीं हो सकती है? प्योरली वर्ड जब मैं कह रहा हूं प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती, इसका मतलब कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती है, वो सारी विशेषताएं किसी भी कंट्री के साथ अप्लाई नहीं होती। उन विशेषताओं में से, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से, उन फीचर्स में से कुछ अप्लाई हो जाते हैं किसी भी कंट्री के साथ, तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नाम दे दिया जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम दैट इज ब्रिटेन, इंग्लैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। इन कंट्रीज में गवर्नमेंट का रोल काफ़ी कम होता है, लिमिटेड रोल होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा सारे फीचर्स तब भी कैपिटलिज्म के अप्लाई नहीं होते हैं, तब भी इनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। कुछ फीचर्स अप्लाई हो जाएंगे तभी बोल दो कि भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ फीचर्स अप्लाई कर लो बोल दो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आज के टाइम में प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना पॉसिबल नहीं है। होना पॉसिबल नहीं है मतलब सारे फीचर एक साथ अप्लाई हो जाएं, सारे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज के टाइम में अवेलेबल होना नहीं है। देखो यही सेंटेंस यहाँ लिख भी दिया।
However, many of them are not pure form of capitalism but show some features of being a capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज MCQ आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि फ्री फ्री छोड़ दिया है, और लेजस फेयर इकोनॉमी भी इसको कह सकते हैं। लेजस फेयर इकोनॉमी या लेजस फेयर इकोनॉमी भी आप इसको कह सकते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप फ्री मार्केट या लेजस फेयर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। इसमें सबको फ्री छोड़ दिया है, हम अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ओन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग अवर प्रॉफिट। गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होगा। आज के टाइम में कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं हो सकती, क्योंकि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो फीचर्स होते हैं वो सारे किसी भी कंट्री के साथ एक साथ अप्लाई नहीं होते। यदि कुछ फीचर अप्लाई हो जाते हैं तो उसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। आगे बेटा ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, पहले बताते रहिएगा। कोई डाउट है तुरंत पूछ लीजिएगा, तुरंत मैसेज। आप एक नज़र मेरी आपके मैसेज पर रहती है, एक नज़र मेरी आप लोगों के मैसेज पर रहती है, और मेरी कोशिश रहती है एज ए टीचर ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों से कनेक्ट बनाना। और यदि मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ बेटे CA इंटर की, तो मैं इसी तरीके से रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि एक एक बच्चे पर ध्यान रहे। लगे बच्चे को कि सर तो सामने बैठ कर ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा ये मैं सही कह रहा हूँ आपकी अपनी मतलब अपनी बड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि आदमी बड़ाई भी तो कर देता है। ये क्या ये मैं सही कह रहा हूँ या अपनी बड़ाई कर रहा हूँ बेटे? खैर आगे बढ़ते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सही कह रहे हो सर। चलो एक बच्चा तो मानता है, ठीक है। वैसे एक पते की बात मैं बताऊं, यदि आप अच्छा काम करेंगे किसी भी फील्ड में, सही कह रहे हो, चलो भाई सर सही कह रहे हो आप, चलो बेटे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा बेटे, आप आ जाइए सब। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटे? हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगी। लेकिन आपको गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप अब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए बड़ा ही खतरनाक काम कर रहे हैं। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, आपने सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है इससे, तो उस केस में गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, इम्पोज कर देगी। रेस्ट्रिक्शंस लगाने के अलावा गवर्नमेंट का और कोई रोल, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस कब लगाएगी? जब लग रहा है गवर्नमेंट को कि यार सोसाइटी में बड़ी दिक्कत हो रही है, इस व्यक्ति की वजह से या इन लोगों की वजह से सोसाइटी के बाकी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्नमेंट कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं करेगी। रेस्ट्रिक्शंस समझते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, बाधाएं, हर्डल्स क्रिएट कर देगी, बाकी और कोई रोल नहीं होगा गवर्नमेंट का। तो देखें, ठीक है, जॉय घोष साहब समझ में आ रहा है बेटे? एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजर फेयर इकोनॉमी इफ इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट प्रोडक्टिव फैक्टर्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब खाली लैंड बिल्डिंग मत समझना, यहाँ पर लैंड भी होगा, फैक्ट्री भी होगी, मशीन भी होगी, माइंस भी होंगी, है ना, एक्सेट्रा, कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। The owners of these factors are free to use them in any manner which they like and enjoy if it as they desire। मतलब अपने हिसाब से, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं बेटे, हटाइए इसको, इसको हटा दीजिए। as they which they like, as they like, in any manner in which they like, in any manner in which they like, that's it, full stop। मतलब हम यदि हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तो अपनी मर्जी से कैसे यूज़ करना चाहें उसको दुकान बनाकर यूज़ करना चाहें, शोरूम बना दें, किसी को लेट आउट कर दें, अपना बिजनेस शुरू कर दें, अपना घर बना लें, हमारी अपनी मर्जी है कि कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है भाई किसी की।
इसका मतलब ये होगा राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। आगे, गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रेस्ट्रिक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। समझ गए? यदि गवर्नमेंट को लगेगा कि अच्छा आपकी वजह से सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैंने पहले बताया गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या करेगी, गवर्नमेंट इस सिचुएशन में रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेगी ताकि सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे, सोसाइटी के साथ गलत ना हो, बाकी लोगों के साथ गलत ना हो, दिक्कत ना हो, उनको एक लेवल प्ले फील्ड ना मिले ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस कमाने के लिए। तो ये बात है, समझ गए? तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब है हम अपनी मर्जी से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज कर सकते हैं, फ्री हैं हम। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब है हम अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर या प्रोड्यूसर और रिसोर्स ओनर इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए? जैसा मैंने अभी आपको बताया ही, यदि मेरे पास लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है, तो भाई मैं अपनी दुकान बना लूँ, उसमें अपना शोरूम बना लूँ, मेरी मर्जी, उसमें घर बना लूँ मैं, मेरी अपनी मर्जी है, किसी की कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। तो इसको कहा जाएगा फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर दूँ, मैं माइनिंग का कर दूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का कर दूँ, मैं हेल्थ सर्विस का कर दूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी अपनी मर्जी है। तो इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता हूँ, ओन कर सकता हूँ, अपने उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और यदि गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं है, तो गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। लेकिन आप गवर्नमेंट को लग रहा है कि सोसाइटी में आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों पर लेके जा रहे हैं, सोसाइटी के लिए गलत कर रहे हैं आप, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगी। बस फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब हम अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आगे, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस का मतलब, अब जैसे मान लेते हैं मारुति सुजुकी कंपनी है, तो कुछ पार्ट मारुति सुजुकी कंपनी खुद बनाती है और कुछ पार्ट बाहर से खरीदती है। तो मारुति सुजुकी कंपनी के पास फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है। एक और बात, ये दोनों पॉइंट ओवरलैपिंग करेंगे, एक जैसे लगेंगे दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट क्या लगेंगे, इन दोनों पॉइंट की ज़्यादातर बातें क्या रहेंगी, लगभग एक जैसी रहेंगी। हालांकि डिफरेंस है दोनों में, लेकिन एक जैसी रहेंगी। ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एक्सेट्रा। समझ गए या नहीं? और इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही क्या एग्जाम्पल होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल होते हैं प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, एक्यूमुलेशन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने इसीलिए कहा दोनों पॉइंट क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, एक जैसे लगेंगे, एक जैसी मीनिंग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, किसी भी तरीके का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं आप। उसके बाद फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, प्रोडक्शन एक्टिविटी खुद करना चाहते हैं, खुद करिए। कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाना चाहते हैं, बाहर से मंगवाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आगे, प्रॉफिट मोटिव, तो देखिए नॉर्मल बात है, ये तो मैंने बता ही दिया। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Desire for profits includes entrepreneurs to organize so as to earn maximum profit, ठीक है। अब बेटे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया अब तक का। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बताइए जरा, मन में बोलिए, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरी बताइए फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तीसरी बताइए फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। चौथी बताइए प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सोवरेनिटी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हम अपनी मर्जी से बनाएंगे या जो कस्टमर डिमांड करेगा वो बनाएंगे? मैंने काफ़ी बार इसको इनडायरेक्टली बता दिया है पहले आज की क्लास में, इस वाले पॉइंट को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मुझे बताइए, क्या हम अपनी मर्जी से बनाएंगे या जो कस्टमर डिमांड करेगा वो बनाएंगे? नॉर्मली बोलो बेटे, क्या हम अपनी मर्जी से बनाएंगे या जो कस्टमर डिमांड करेगा वो बनाएंगे? बोलो बेटे, कस्टमर जो डिमांड करेगा। इसका मतलब बेटे ये हुआ, इसका मतलब कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर राजा है। और बेटे राजा की बात तो कोई भी टाल नहीं सकता। कस्टमर इज द किंग, राजा है,
कस्टमर या कंज्यूमर इज द किंग, राजा है और राजा की बात कोई नहीं टाल सकता, नहीं तो उसकी खैर नहीं है, वो बचेगा नहीं फिर। समझ गए? इसका ये मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म का मतलब है जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्शन के बाद सप्लाई करनी होगी। कंज्यूमर कह रहा है भाई मुझे ये चाहिए पेन, हम कह रहे हैं कैमरा बनाएंगे, कैमरा देंगे तुम्हारे को, अरे भाई मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए तो पेन बनाओ ना, पेन बना के मुझे सेल करो, प्रॉफिट कमाओ, बात हो गई खत्म। आप कह रहे हैं कैमरा ले लो, और नहीं चाहिए कैमरा, फैन ले लो, नहीं चाहिए, बोलो। इसका मतलब किंग होगा ना, किंग मतलब राजा, राजा मतलब कंज्यूमर, ये सेंस में निकलेगा। एक्चुअली कंज्यूमर ही, जैसे यहाँ पर बोलते हैं कंज्यूमर गॉड होता है, गॉड। कंज्यूमर कौन होता है? गॉड होता है ना। या मैं आपको बता ही देता हूँ कहावत क्या है, जो कस्टमर होता है वो भगवान होता है, ठीक है? कस्टमर होता है भगवान, कभी भी आ सकता है ना, कस्टमर कभी भी आ सकता है। जब आप शटर डाउन कर रहे हैं दुकान का, उस टाइम आ गया, मना थोड़ी कर देंगे आप, या नहीं समझे? इसका मतलब कस्टमर ही होता है किंग। कस्टमर किंग का मतलब जो कस्टमर डिमांड करेगा वही हमें वही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसका वैसे ही डिज़ाइन रखना पड़ेगा, वैसे ही टेस्ट रखना पड़ेगा, वैसे ही उसका पैकिंग वगैरह सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। यदि वैसे नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा नहीं, और हमारा प्रोडक्ट कस्टमर नहीं खरीदेगा तो हम किसको बेचेंगे? फिर बनाने का क्या फ़ायदा? बंद करो सब। तो इसका मतलब नहीं 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 नहीं, सब इकोनॉमी में नहीं होगा बेटे, नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं बेटे, शिवम वत्स। सोशलिस्ट, यस सर, ये बात नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, जो गवर्नमेंट कहेगी वही बनाना पड़ेगा, वही बेचना पड़ेगा, वही कंज्यूम करना पड़ेगा। रेंज जरूर बता दी जाएगी, रेंज समझते हैं? रेंज बता दी जाएगी कि भाई साहब ये 4 प्रोडक्ट है, इन्हीं को बनाना है, इन्हीं को बेचना है, इन्हीं को कंज्यूम करना है, 5 नहीं बना सकते हो। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होगा, वहाँ पर जो गवर्नमेंट कहेगी वो वही होगा। इसका मतलब चाइना की बात कर रहे हैं हम, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट कहेगी कि ये प्रोडक्शन होना चाहिए, इन 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 गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, उन्हीं का होगा। ये गुड्स आपको कंज्यूम करने हैं, उन्हीं को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर। कोई और गुड कंज्यूम करेगा तो बेटे जो गवर्नमेंट है उसकी वोट लगा देगी। समझ गए? नहीं, गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट होने नहीं देगी। तो ऐसा नहीं है बेटे, अभी तो मैं केवल कैपिटलिस्ट की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर सोवरेनिटी बोलते हैं इसको कंज्यूमर के पास ही ताकत है, कंज्यूमर के पास ही पावर है। राजा के पास ही तो पावर होती है, कंज्यूमर के पास ही ताकत है, पावर है, ठीक है? उसके पास ही पावर है कि भाई जो मैं कंज्यूम करना चाहता हूं वही आपको बनाना पड़ेगा, जो मैं कंज्यूम करना चाहता हूं वही बनाना पड़ेगा। यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध आपने बनाया, उसके अगेंस्ट बनाया, तो मैं तो खरीदूंगा नहीं। और एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, हम सभी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है? सब कंज्यूमर मिलकर राजा हैं। इतने सारे राजा हो जाएंगे? अरे ये तो एक कॉन्टेक्स्ट में कहना होता है ना, कॉन्टेक्स्ट में कहना होता है, मतलब इतने सारे राजा थोड़ी हो जाएंगे। कितने सारा राजा, हर गली में घूम रहे हैं राजा, हर जगह राजा राजा है। कस्टमर मतलब राजा, राजा मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए, ठीक है? तो कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब है कंज्यूमर के पास ही पावर है, कंज्यूमर के पास ही शक्ति है, कंज्यूमर के पास ही ताकत है। और वो ताकत ये है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही बनाना है, वही मैं खरीदूंगा, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट होगा। और यदि आपने मेरी इच्छा के अगेंस्ट बनाया तो भाई कोई नहीं खरीदेगा, है ना? फिर आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। समझ गया नहीं? तो कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स दैट बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। कौन से गुड्स बनने चाहिए, कौन से सर्विसेज प्रोवाइड होने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में। जितना कस्टमर डिमांड कर रहा है उससे ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो फालतू में नुकसान हो जाएगा, कम बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना कस्टमर चाहता है उतना बनाएं, जैसा डिज़ाइन चाहता है वैसा बनाएं, जैसा वो टेस्ट चाहता है वैसा टेस्ट आप उसको दें। समझ गए बच्चों या नहीं? एक बच्चा कह रहा है सर मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए। मैंने कहा बेटे ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी।
कि सर मुझे ऑनलाइन चाहिए, मैं नहीं आ सकता लक्ष्मी नगर, दिल्ली नहीं आ सकता। हम कह रहे नहीं जी, हम तो जिद पर आए हुए हैं, हम तो ऑफलाइन लेंगे, ऑफलाइन लेंगे, ऑफलाइन। अरे वो बच्चा चला जाएगा, मेरा कस्टमर नहीं बनेगा, किसी और का बन जाएगा जो ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा। समझ गए या नहीं? बोलो, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कस्टमर के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले ऑफलाइन क्लास ज़्यादा होती थी, ऑनलाइन का जो फैशन था, ऑनलाइन उतना नहीं था पॉपुलर। लेकिन बेटे कोरोना के बाद ऑनलाइन भी उतना ही पॉपुलर हो गया जितना फेस टू फेस है। समझ पा रहे हैं नहीं? और आप तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों के लिए इतनी कम फीस में इतने एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाने को मिल रहे हैं। ठीक है या नहीं? क्या ये इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं मेरी? चलो बताइए जरा। कंज्यूमर इज द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स दैट बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन which goods and services will be produced and in what quantities. Consumers have freedom, इसको काट लीजिए, जरूरत नहीं है। Consumers have freedom, फालतू में लिखा हुआ। Consumers have freedom. Consumers have freedom to choose the goods and services which they would consume. Therefore, producers have to produce goods and services which are preferred by the consumer. In other words, based on the purchases they make, consumer लिखना है यहाँ पर, consumer decide how the economy's limited resources are allocated. कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा जो भी इकोनॉमी के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को प्रोड्यूसर कहाँ पर यूज़ करके किस तरीके के गुड्स बनाएं, किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड, उस तरीके के गुड्स बनाएं, उस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करें जिस तरीके की सर्विसेज या गुड्स कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप कह रहे थे कंपटीशन भी कम होगा ज़्यादा होगा, बताओ, सोच कर बताओ। सब लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो कंपटीशन कम होगा या ज़्यादा होगा? बेटे कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा होगा। कंपटीशन से फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये भी बताओ। वो तो मुझे मालूम है, ये मत कहना कि सर थोड़ा फ़ायदा होगा थोड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। कंपटीशन से फ़ायदा होगा नुकसान होगा। ज़्यादा कंपटीशन होगा लेकिन फ़ायदा होगा नुकसान होगा? बेटे फ़ायदा होगा, कंज्यूमर का तो फ़ायदा हो जाएगा। कैसे? सब आपस में कॉम्पीट करेंगे, सब जब बच्चे जवाब देते रहना बेटे, सब आपस में कॉम्पीट करेंगे। कंपटीशन की वजह से क्वालिटी और इन्हेंस होती रहेगी, और साथ के साथ क्वालिटी इन्हेंस होगी लेकिन प्राइस हमें कम चार्ज करना पड़ेगा। यदि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम नहीं रखेंगे, अच्छी क्वालिटी नहीं रखेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा, हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को खरीद लेगा, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसीलिए कंपटीशन का होना भी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गए या नहीं? तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा और कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, जॉय घोष ने यही बोला, यही मैंने बताया बेटे। कंपटीशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग बायर्स एंड सेलर्स एंड रिजल्ट्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका सही इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे। सही इस्तेमाल का मतलब है वेस्टेज कम से कम करेंगे, लॉस कम से कम होगा, तभी तो कॉस्ट कम होगी और तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, मैंने जैसा पहले बताया कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्योरली नहीं हो सकती आज के टाइम में, लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसी भी कंट्री के साथ अप्लाई हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं, तो उसी कंट्री को आप कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं। अ प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ नॉट सेंट्रली प्लान्ड, कोई सेंट्रल वो नहीं होती, मतलब सेंट्रली प्लान का मतलब है कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं होता जहाँ से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैनेज होगी, कंट्रोल होगी। नहीं, सेंटर, वैसे सेंटर मतलब सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जबकि उसका तो रोल क्या है यहाँ पर, बहुत कम है, लिमिटेड रोल है। लेकिन फिर कैसे ये गवर्न होती है, कैसे गवर्न होती है, कैसे कंट्रोल होती है, कैसे मैनेज होती है? दो फोर्सेस होती है बेटे, उसके थ्रू मैनेज होती है, और दो फोर्सेस मार्केट की डिमांड और सप्लाई के थ्रू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गवर्न होती है, मैनेज होती है, कंट्रोल होती है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा।
A purely capitalist economy is not centrally planned, controlled, or regulated by the government. In this system, all economic decisions and activities are guided by self-interest and price mechanism, which operates automatically without any direction and control by the governmental authorities. इन्होंने यहाँ टेक्निकल वर्ड यूज़ कर दिया, जबकि हम क्या बोलेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब ही, यदि डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, प्राइस कम रखना होगा, मतलब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। इसी को बोला जाता है प्राइस मैकेनिज्म। इसी को क्या बोला जाएगा, प्राइस मैकेनिज्म। इसी को बोला जाएगा प्राइस मैकेनिज्म। तो इन दिस सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हाईलाइट कर लीजिएगा, सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटीज। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई को कम करना पड़ेगा। समझ गए? तो इसका मतलब किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस ही, डिमांड ही, सप्लाई आपस में मिलकर ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं, गवर्नमेंट कोई मैनेज करने में रोल प्ले नहीं करेगी। एक बार जरा जल्दी से देखो बेटे, इमरान बेटे ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी बेटे। बाकी बच्चे भी बताइए, सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, जो कुछ टेक्निकल चीज़ें वो समझ में आ रही हैं, नहीं, बोलो बेटे। सेकेंड यूनिट का पीडीएफ, चलो बेटे मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर भेजूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ करवाऊंगा अरेंजमेंट, डोंट वरी, डोंट वरी, परेशान ना हो, ज़रूर भेज दूंगा मैं। ठीक है, जो मैं बातें समझाता जा रहा हूँ वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, पहले ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? चलो ठीक है, पक्का ना, सब बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं चल रहा, वैसे तो मैं आराम से चल रहा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आपको जल्दी तो नहीं लग रहा, मतलब स्पीड मेरी थोड़ा फास्ट तो नहीं है? चलो चलो बेटे, अब आते हैं मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स, जिसको आप एडवांटेज भी कह सकते हैं, ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए एडवांटेज ये है कि इसका मतलब हम, जो हमारी कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उसमें हमें उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मैनेज हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। यदि हम ऐसी कार खरीदें जिसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम अलग से बैठे रहे अपना काम करते रहे और कार अपने आप ऑटोमेटिकली चलती रहे, कितनी बढ़िया बात है ना या नहीं? इंडिया में तो अभी ऐसी कार नहीं अवेलेबल होगी, यूएसए में ज़रूर अवेलेबल हो गई हैं, समझ गया नहीं? तो इसका मतलब ये एक फ़ायदा है या नहीं है? यस, फ़ायदा है हमारा। ड्राइवरलेस कार हो जाएंगी तो कितना फ़ायदा, ऑटोमेटिक ड्राइवर होगा, एआई काम करेगी। एआई मतलब समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है, किसके हिसाब से, प्राइस, डिमांड, सप्लाई आपस में एडजस्ट होती है। इसी को क्या कहा जाता है, प्राइस मैकेनिज्म कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, प्राइस मैकेनिज्म। तो कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती जाएगी और सप्लाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई में इसी बात को आगे। तो कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, देयर इज नो नीड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग। सर डिस्प्ले से नाम और फ़ोन नंबर कैसे हटाएं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है डिस्प्ले का पीडीएफ देखने में। नाम और फ़ोन नंबर तो मेरे ख्याल से बेटे हटेगा नहीं, एक बार आप, हटना तो नहीं चाहिए बेटे, वो आईडी होती है ना,
बेटे आईडी होती है ना, वो तो नहीं हटेगी मुझे लगता है। आईडी है ना बेटे, वो नहीं हटेगी। जॉय घोष, एक काम कर सकते हैं, आपके पास बुक तो रिसीव आपने कर ही ली है ना, डिलीवर हो चुकी है, तो एक काम कर सकते हैं, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, उसमें मार्क कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिए। वो आईडी और फ़ोन नंबर नहीं हटेगा बेटे, वो होती है ना, मतलब सीरियल की होती है वो। तो कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली। आप फ़ोन में देखते हैं या लैपटॉप में देखते हैं क्लास? यदि फ़ोन में देखेंगे तो थोड़ी बेटे दिक्कत आएगी, लेकिन लैपटॉप में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा मुझे लगता है। उसमें थोड़ा स्क्रीन बड़ी होगी ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। सब आप लैपटॉप में देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं आप लोग? जल्दी बताओ, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। प्राइस कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। देयर इज नो नीड ऑफ इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी। सिंपल छोड़ो, सिंपल सी बात है। फ़ोन में देखते हैं, लैपटॉप में भी तो चल सकती है ना क्लासें हमारी, मेरे ख्याल से। हाँ, लैपटॉप में चलती है बेटे, रोहन और ये इमरान शाह बता रहे हैं चलती है। लैपटॉप यदि है तो बेटे लैपटॉप में देखा करें ना आप, तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना बेटे। फ़ोन से देखते हैं बुक खोल कर, हाँ ऐसे कर लो, ऐसे ही कर लो बेटे, ऐसे ही कर लो, है ना, ऐसे कर लीजिए। चलिए, चलो बेटे। बेटे आप इमरान, आप कहाँ से हैं? आपने बताया तो था एक बार, आप जम्मू से हैं। जम्मू से कहाँ से बेटे? सॉरी, कश्मीर से कहाँ से? आगे। Capitalism is self-regulating and works automatically through price mechanism. There is no need of incurring costs for collecting and processing of information and for formulating, implementing, monitoring। इसकी किसी को जरूरत नहीं है कि जब सेल्फ रेगुलेटिंग है। The existence of private property, अच्छा बेटे ठीक है। The existence of private property and the driving force। आपके वहाँ तो मौसम बड़ा सही होगा या गर्मी है ना? कश्मीर में तो बेटे अभी सही होगा, गर्मी है या मौसम ठीक है? दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है भाई। ठीक है, दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। मैं गया नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन अच्छा एरिया बताते हैं। दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है, और मुझे लगता है कोलकाता में भी जॉय घोष गर्मी होगी, है ना। चलो खैर। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी। अब देखिए, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हाँ सर सर्दी है वहाँ तो, दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है यार सच में। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ, बिना एसी के मुश्किल हो जाता है बाहर निकलना, मतलब यहाँ रूम में या मतलब जहाँ भी ये स्टूडियो, वहाँ तो गर्मी है, खैर एसी चल रहा है यहाँ पे, फिर भी नेचुरल तो है नहीं ना। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट। देखिए ये पॉइंट वही नहीं आ रहे घूम फिर के। हाँ, अच्छा बारिश भी है, चलो ठीक है। तो ये तो पॉइंट वही नहीं आ रहे बेटे, आप लोग बताइए जरा, क्या ये पॉइंट वही नहीं आ रहे हैं? सेल्फ रेगुलेटिंग और प्राइस मैकेनिज्म। इसका दूसरा है कि भाई कैपिटलिज्म में क्या होगा, हमारा जो मेन पॉइंट है, मोटिव है, वो क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ये वही है। एक और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, इस पर क्वेश्चन आता है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये 2 बार रिपीट कर लिया। वैसे तो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, आपकी बुक में भी हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट जरूर होगी, लेकिन हाईलाइटेड पोर्शन होगा, है ना, हाईलाइटेड होगा। ये मैंने जानबूझकर अपने लेवल पे ये करा मैंने, कि आपको ताकि ध्यान रहे। कंटेंट ज़्यादा है तो कम से कम जल्दी से रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो सेल्फ रेगुलेटिंग और प्राइस मैकेनिज्म, और उसके बाद ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव है, और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारी? इसमें फास्टर होगी, क्योंकि सब लोग अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं? सब लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसीलिए इस वाले इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? फास्टर होगी। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू आएगा, किस इकोनॉमिक सिस्टम में ग्रोथ फास्टर होती है? तो आप जवाब देंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ग्रोथ क्या रहेगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ग्रोथ क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है या नहीं? दिस इज बिकॉज द इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट इन ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच आर इकोनॉमिकली फीजेबल। इकोनॉमिकली फीजेबल का मतलब जो इन्वेस्टर है उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा जिन प्रोजेक्ट से उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट कमाएगा, उन्हीं में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। बेटे आप समझ गए या नहीं? इसका मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टर होगी, किसमें?
इस वाले इकोनॉमिक सिस्टम में इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। मैंने आपको पहले भी बताया, कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, कैपिटलिज्म में क्या करेंगे आप, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करेंगे ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, वेस्ट को मिनिमाइज कर सकें, लॉस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, इसीलिए ऐसा करेंगे। तो रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। दिस रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। ऑप्टिमम एलोकेशन का मतलब ही यही है कि जब हम रिसोर्सेज का यूज करें, रिसोर्सेज में बेटे रॉ मटेरियल भी आएगा। हम शर्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्लोथ लेना होगा, तो क्लोथ को सबसे पहले कट करना पड़ेगा। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम जब क्लोथ को कट करें तो कम से कम वेस्टेज हो, उसी को बोला जाता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, इसका मतलब लॉस को कम कर दिया, वेस्टेज को कम कर दिया, कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये तो वही पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है या नहीं। आगे कॉस्ट, अब ये देखिए ये वाला पॉइंट भी एक ऐसा ही है, जब वेस्टेज हमारी कम होगी तो कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी, कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट क्या होगा, बोलो बेटे, कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर इंसेंटिव का मतलब है प्रॉफिट, यहाँ पर इंसेंटिव का मतलब है प्रॉफिट। यदि हमने अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करा, इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करा, तो वेस्टेज कम होगी, कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यदि हम काम सही से नहीं करते, प्रोडक्शन सही नहीं करते, सर्विस सही प्रोवाइड नहीं करते, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। समझ गए। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर incentives for efficient economic decisions and their implementation। सही है ना। आगे, consumers are benefited as, ये फिर वही घूम फिर के आ गया, competition forces producers to bring in a large variety of good quality products at reasonable, यही तो मैंने बताया अभी पीछे। आगे, कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। यहाँ तक करते हैं बेटे, आगे वाले पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं, आज इतना रहने देते हैं, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको रिवाइज करके लाना है, और बेटे मेरे पास होगा ना ये वाली फाइल होगी तो मैं अभी जल्दी से शेयर कर दूंगा, है ना बेटे इमरान, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है बेटे, ये मैं शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ ये वाला पार्ट आप रिवाइज करके लाइएगा। कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं उसी पर, आप ग्रुप पर ही अपना मैसेज, टेलीग्राम ग्रुप पर ही मैसेज लीव कर देना, मैं उसको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यदि कोई डाउट आता है तो ऐसे कर लीजिएगा, और मेरी कोशिश होगी मैं ये वाली फाइल आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है बेटे। चलो बच्चों, मिलते हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी कोई डाउट है तो बेटे पूछ लीजिए। यहाँ पे टेलीग्राम तो है ही, चलो मैं करवा दूंगा, कोई नहीं, ठीक है बेटे। कोई डाउट वगैरह तो पूछ लीजिए, बाकी मिलते हैं, ठीक है बेटे।